इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस की क्लासिक ए टेल ऑफ टू सिटीज के ओपनिंग वर्ड्स दुनिया की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स के सामने मौजूदा दुविधा को बयां करते हैं। आज के समय इंडियन एयरफोर्स के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 1965 के लेवल से भी कम है। सो वी अर्जेंट नीड फॉर न्यू फाइटर जेट्स। For the time being, Indian Air Force is currently operating with 31 squadrons, which is the lowest count since 1965, when India was engaged in war with Pakistan. जो ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ है ये 42 स्क्वाड्रंस है टू रिफ्लेक्ट बॉर्डर थ्रेट लेवल हैज स्टेडली डिक्लाइन इन द रिसेंट ईयर्स। और ये जो रिडक्शन है इज प्राइमरली ड्यू टू द रिटायरमेंट ऑफ एजिंग सोवियत एरा फाइटर्स विदाउट न्यू रिप्लेसमेंट्स बीइंग इंडक्टेड एट द नेसेसरी पेस। और न केवल फाइटर एयरक्राफ्ट की, आज के समय इंडियन एयरफोर्स इज फेसिंग ए क्रिटिकल शॉर्टेज ऑफ पायलट्स अमाइड रिक्रूटमेंट चैलेंजेस। रिसेंटली हमने इस पर सेशन भी किया था कि इंडियन एयरफोर्स इज ग्रैपलिंग with a critical shortage of pilots with recent reports by CAG of India and the Parliamentary Standing Committee on Defense ने भी हाईलाइट किया था the severity of the issue। इसीलिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाल ही में फॉर्म की है एक कमेटी टू एड्रेस शॉर्टेज इन इंडियन एयरफोर्स। इस कमेटी को चेयर किया जाएगा बाय द डिफेंस सेक्रेटरी एंड कमेटी में इंक्लूड होंगे सीनियर मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत एंड इंडियन एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव्स। आफ्टर comprehensive Indian Air Force briefings, the panel was tasked with preparing recommendations which are expected to be submitted within 2 to 3 months. It is also shows that necessary actions being taken by Indian government. And now, into its 92nd year of existence, Indian Air Force has now a fleet of truly staggering ranges। हमारे पास रशियन मेड सुखोई 30, मिग 29, मिग 21 है, फ्रेंच मेड राफेल मिराज 2000, एंग्लो फ्रेंच जैगवार, इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, a transport fleet of Russian AN-32, IL-76, American-made C-130J Super Hercules, C-17 Globemaster, British Avro, Brazilian Embraer, and Spanish-made C-295, German-made Dornier, Russian mid-air refueling tankers IL-78, and helicopter Mi-17, American-made AH-64 Apache and CH-47 Chinook, and indigenous helicopter प्रचंड, ध्रुव एंड रुद्रा। इसके अलावा अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स फ्रॉम इजराइल एंड यूएस। दीज आर नेम्स ए फ्यू जो इंडियन एयरफोर्स के स्ट्रेंथ को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन इन सब में सबसे एडवांस एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेस एयरक्राफ्ट है राफेल फाइटर जेट विच इज ऑफ 4.5 जनरेशन एट मैक्स। आज तक इंडियन एयरफोर्स के पास कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। हाँ, आने वाले समय में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा ऑपरेट किया जाएगा बाय द इंडियन एयरफोर्स और इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो फॉर द टाइम बीइंग इंडियन एयरफोर्स के पास 4th या एट मैक्स 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स हैं with a truly staggering range, and I think it means the Indian Air Force is in a happy position to pick and choose from a broad range of aircrafts जो कि different configurations, mandates, roles and operative and military capabilities पर काम कर सकते हैं, जिसका एक सुपर एग्जांपल है बालाकोट एयर स्ट्राइक। बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स and Sukhoi 30 Mk-1 fighter jets along with IL-78 mid-air refuelers का भी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा हेरोन ड्रोन्स एंड एयरक्राफ्ट कैरिंग विद नेत्रा एंड फाल्कन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ये पूरी हमारी ताकत दुनिया के सामने हमने शोकेस की थी। हमारी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ को ये रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज के समय इंडियन एयरफोर्स
लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रंट पे पूरी दुनिया से पिछड़ रही है। अगर पूरी दुनिया से नहीं तो हमारे पड़ोसी कंपटीटर्स चाइना एंड पाकिस्तान से तो अवश्य ही। चाइना के पास फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है जिसका नाम है J-35 एंड ये फाइटर जेट अगले 2 सालों में पाकिस्तान के पास में भी होने वाला है। जी हाँ, रिसेंट की ही खबर है। आप देख पाओगे पाकिस्तान में गेट 45th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट फ्रॉम चाइना विद इन 2 years। इस खबर ने जियोपॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है और यही हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्निंग विषय है और एक दुविधा का कारण भी है कि पाकिस्तान के पास F-16 से लेकर JF-17 से लेकर अब J-35 स्टील्थ जेट्स भी होने वाले हैं एंड पाकिस्तान अगेन सेट टू आउट टू इंडियन एयरफोर्स इन फाइटर जेट एक्विजिशन। जी हाँ, it was the best of times, it was the worst of times. Because in a game changing proposition, China is reportedly in talks with Pakistan for Islamabad to procure 40 advanced stealth fighter jets from Beijing, जिसका नाम है J-35A, जो कि चाइना का मोस्ट एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट है। अगर ये डील फाइनलाइज हो जाती है, देन पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट एंड ओनली कंट्री इन द ग्लोब टू हैव a squadron of the stealth J-35A multi-role fighter jets outside of China। और ये मार्क करता है चाइना के इस मूव को कि चाइना फर्स्ट एक्सपोर्ट करेगा चाइना के मोस्ट एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट J-35A को। बेसिकली J-35A चाइना का सेकंड फिफ्थ जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट है जो रिसेंटली इन्होंने इंडक्ट किया था और इसी के साथ आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स चाइना बन जाता विश्व का एकमात्र ऐसा देश जिसके पास दो फिफ्थ जनरेशन मिलिट्री एयरक्राफ्ट या फाइटर जेट्स हैं एंड पाकिस्तान इज नाउ लुकिंग टू रिप्लेस इट्स एजिंग फ्लीट्स ऑफ यूएस मेड F-16 एंड फ्रेंच मिराज 2000 फाइटर जेट्स। इसीलिए चाइना पाकिस्तान को JF-35A फाइटर जेट्स पेश करने की पेशकश कर रहा है। Pakistan's reported J-35 deal shows China's stealth fighter is ready for global market analyst। और सबसे पहले इस न्यूज को कवर किया गया था चाइनीज मीडिया आउटलेट हांगकांग बेस्ड साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के द्वारा विच इज नाउ कोटेड बाय पाकिस्तानी मीडिया एंड वो इसको लेकर काफी खुश भी हैं कि चाइना डिलीवर करेगा 40 स्टील्थ फाइटर जेट्स इन लेस देन 2 years। चाइना का इंटायर डिफेंस सिस्टम इंडस्ट्री ऑलरेडी सेट है फॉर द मास प्रोडक्शन एज इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर कंट्री फॉर एनी स्पेयर पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। लेकिन रसिया के केस में ऐसा नहीं है। रशियन फाइटर जेट्स की हम बात करें जो इंडिया आज के समय ऑपरेट कर रहा है, उनके स्पेयर पार्ट्स दूसरी कंट्रीज से प्रोक्योर किए जाते हैं एंड प्राइमरली उन कंट्रीज से जो कभी सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करती थी, जैसे कि यूक्रेनियन मेड इंजन्स। एंड नाउ रिपोर्ट्स का ये भी कहना है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स हैज ऑलरेडी अप्रूव्ड द परचेज ऑफ दीज जेट्स। लेकिन चाइना की तरफ से अभी भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। देयर इज नो कंफर्मेशन फ्रॉम बीजिंग शुड सच ए डील मेटलाइज। अगर ये हो जाता है देन इट विल प्रोवाइड पाकिस्तान ए मैसिव बूस्ट टू इट्स एयर डिफेंस एंड हैज पोटेंशियल टू टिल्ट द रीजनल डायनामिक्स। रीजनल डायनामिक्स कंप्लीटली इससे चेंज होने वाले हैं। इंडिया पे इतना हैवी प्रेशर आ जाएगा कि हमारे पास ऐसी स्टिल्थ टेक्नोलॉजी नहीं है जो इस्लामाबाद एक्वायर करने वाला है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी सक्षम है कि ये मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की डील को मेटलाइज कर पाएगी। बिकॉज पाकिस्तान इज नाउ इन इकोनॉमिक क्राइसिस। Despite a severe economic crisis in Pakistan, which is surviving on, bailout packages by the IMF and World Bank and others, and अभी तक ये क्लियर नहीं है how such a massive deal will get financed, because according to defense experts, it won't come as a surprise should China decide to extend another loan, which Pakistan, won't able to pay back.
पाकिस्तान ऐसे लोन लोन को कभी वापस पे नहीं कर सकता है, एंड पाकिस्तान हैज ऑलरेडी accumulated so much debt from Beijing, so that it is not financially possible for Pakistan, for Islamabad to pay it back. एंड इसीलिए आज के समय कुछ एक्सपर्ट्स ये बिलीव करते हैं एट सम पॉइंट पाकिस्तान विल हैव टू सेल its national assets and maybe even part of the country to able to settle these debts. एंड रिसेंट डेवलपमेंट से ये साफ साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान एक बार के लिए अपनी फोर्स अपग्रेडेशन के लिए कंट्री का कुछ पार्ट या कुछ नेशनल एसेट्स जरूर बेच देगा। उनको चाहिए चाइना का J-35 एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट, ताकि इंडिया को काउंटर किया जा सके। अब आप देखिए हमारे दो पड़ोसी दुश्मन, एक तरफ चाइना के पास में है स्टील्थ फाइटर जेट, और दूसरी तरफ आने वाले समय में पाकिस्तान के पास भी होगा यही वाला फाइटर जेट। अब इससे होगा क्या? आप पूरे इस समीकरण को समझने की कोशिश कीजिए कि इससे अचानक से इंडिया का डिफेंस बजट इम्बैलेंस होने वाला है। अचानक से हमारा डिफेंस बजट कहीं ना कहीं बढ़ने वाला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सोचना पड़ेगा, और ये सोचने पर वो मजबूर होंगे कि हमारे पास में भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स होने ही चाहिए। उसके लिए या तो हम इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर करें, या अचानक से कहीं ना कहीं से हम लोग इनको प्रिक्योर करें, और इसके लिए हमें अपना डिफेंस बजट बजट जो है बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। 2024-25 के लिए जो हमारा डिफेंस बजट 6.21 लाख करोड़ रुपीज है, आई थिंक इसको कहीं ना कहीं हमें डबल या ट्रिपल भी करना पड़ सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया को फाइटर जेट्स में इंक्रीज करना ही पड़ेगा। हमें अर्जेंट नीड है न्यू फाइटर जेट्स की। हमें हमारा डिफेंस बजट कहीं ना कहीं इंक्रीज करना पड़ेगा। वी शुड एंड वी हैव टू। अब हमारे पास पॉसिबल रास्ते क्या हैं, चलिए उन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। गाइस, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन प्रेस करके जाना। पहला रास्ता हमारे पास ये है कि हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाने वाला AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो कि अगेन एक फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट होगा, ये हमारे पास आ जाए विद इन 2 इयर्स, जो कि आई थिंक इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसको बनने में अभी हमें एक डिकेड और लगेगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 2035 तक बनकर तैयार होगा, और मास प्रोडक्शन के लिए हमारी इंडस्ट्रीज अभी प्रिपेयर नहीं है। सो इंडियन एयरफोर्स इसको ऑपरेट करेगी, इसके लिए हमें 10 साल और लगेंगे। अगर आप सोचिए पाकिस्तान के पास 2 साल में J-35 स्टील्थ फाइटर जेट आ जाता है, तो हम लोग पाकिस्तान से 10 से 12 साल पीछे जाने वाले हैं। तो ऐसे में हम AMCA का वेट नहीं कर सकते। हाँ, इसके प्रिपरेशन, इसके प्रोडक्शन में हम लोग आई थिंक इंक्रीमेंट कर सकते हैं, बट एक दूसरा वाइबल रास्ता हमारे पास ये हो सकता है कि हम लोग फिलहाल के लिए सुखोई Su-57 या यूएस मेड F-35 फाइटर जेट को खरीद लें, इनको प्रिक्योर करें। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये डील होने वाली है, और आई थिंक एटलीस्ट हमें 2 स्क्वाड्रन चाहिए ही चाहिए। और आप सोचिए कि एक स्क्वाड्रन में 24 फाइटर जेट्स होते हैं। ग्लोबली अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड यही है, 24 या 25 फाइटर जेट्स होंगे एक स्क्वाड्रन में। तो हमें 48 से लेकर 50 तक फाइटर जेट्स चाहिए होंगे टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। एंड रिसेंट की ही ये न्यूज आप देख पाओगे, टाइमलाइन पे ध्यान देना अवश्य है। 23 अक्टूबर 2024 की न्यूज है। इंडियाज पैथ टू ए फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट सुखोई Su-57 एज ए टेम्पोररी सॉल्यूशन। हम रसिया के साथ टॉक्स में हैं कि हमें Su-57 जैसा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट मिल जाए, लेकिन ये डील कभी फाइनलाइज नहीं हो पाई। इसके ऊपर हमने ज्यादा काम नहीं किया है। एंड रिसेंट फिर से एक खबर सामने आती है 4 दिसंबर 2024 को, Su-57 रशियाज रिन्यूड पिच फॉर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट टू इंडिया इज टेम्पटिंग। इंडिया के लिए ये जो रिन्यू की गई रसिया की ऑफर है, ये काफी आकर्षक है। विल इट इम्पैक्ट इंडिजिनियस AMCA? डेफिनेटली वो करेगी। AMCA के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है यदि हम लोग Su-57 या F-35A को खरीद लेते हैं।
Russia has renewed its offer to supply India with the fifth generation Su-57 stealth fighter jets, and the latest pitch emphasizes improvement in stealth avionics and combat capabilities, including the इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरसोनिक वेपन्स। इसके अलावा रसिया ने यह भी कहा है कि इस डील को मोर एट्रैक्टिव बनाने के लिए रसिया ऑफर करेगा या रसिया रिड्यूस करेगा एयरक्राफ्ट की कॉस्ट को फॉर इंडिया। एंड ये भी संभावना बनी हुई है कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा। इसके अलावा एक नया यूनिक पेमेंट मैकेनिज्म भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं कि इन Su-57 फाइटर जेट्स के बदले में इंडियन रूपी में पेमेंट की जाए, जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक फायदेमंद डील हो सकती है। लेकिन लेकिन इंडिया अभी भी कॉशियस है। इंडिया रिमेन्स कॉशियस ड्यू टू कंसर्न्स अबाउट द प्रोडक्शन डिले, टेक्नोलॉजी रिलायबिलिटी एंड जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस। और इसमें सबसे बड़ा कंसर्न है टेक्नोलॉजी रिलायबिलिटी। कोई भी देश हमें टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने के लिए तैयार नहीं है, केवल बनाकर बेचना चाहता है। तो ऐसे में कैसे उस टेक्नोलॉजी पे रिलाई किया जाए। अब रिसेंट कुछ रिपोर्ट्स ये भी सामने आई थी कि यूएस मेड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें ऐसे उपकरण लगाए जाते हैं जिनकी मदद से यूएस उनको हैक कर सकता है, यानी कि उनको टेम्पर कर सकता है। एंड नाउ इस पूरी खबर को आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ हम चाइना के साथ रसिया के साथ में सुखोई Su-57 जैसे फाइटर जेट्स की डील को मेटरलाइज करने के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि वो प्रोसेस थोड़ा सा स्लो जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में एक खबर है कि इंडिया को नीड है, इंडिया को अर्जेंट नीड है Su-57 जैसे फाइटर जेट्स की। और दूसरी तरफ चाइना को ये सब बातें पता है। चाइना का ये एक कार्ड हम कह सकते हैं जो इंडिया के ऊपर खेला गया है। चाइना ने रिसेंट अब ऑफर किया है पाकिस्तान को कि हम आपको फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स देंगे, वो भी 40। आप समझिए पाकिस्तान के हिसाब से ये 2 स्क्वाड्रन बन जाते हैं, जो एक बहुत बहुत बड़ा थ्रेट होगा इंडिया के लिए। हमें उसको काउंटर करने के लिए उससे ज्यादा फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। तो जो सी जिनपिंग है ये चाहते हैं इंडिया को एक ऐसा लेसन सिखाना अबाउट इम्बैलेंस ऑफ पावर। सी वांटेड टू टीच इंडिया अबाउट इम्बैलेंस ऑफ पावर। इस बात से हम नकार नहीं सकते कि चाइना का डिफेंस बजट इंडिया से कई कई गुना ज्यादा है। आई थिंक ये 1666 बिलियन युआन है। अब आप इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके देख लेना ये कितना बनेगा। इसके अलावा एयर कैपेबिलिटीज में भी चाइना हमसे कई गुना आगे है। उनके पास 2 प्रकार के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं जो इंडिया के पास में अभी तक हम 4.5 पे ही अटके हुए हैं, और वो भी हमने फ्रेंच से प्रिक्योर किया है। वहां से न तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, ना ही किसी प्रकार का मेड इन इंडिया कंपोनेंट आई थिंक वहां पे लगाया गया है। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं है। चाइना ने ये फाइटर जेट्स इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड किए हैं। ऑल द स्पेयर पार्ट्स एंड अदर पार्ट्स आर लोकली सोर्स्ड विद इन चाइना। तो चाइना के सी जिनपिंग चाहते हैं इंडिया को इम्बैलेंस ऑफ पावर का एक लेसन सिखाना। वी शुड टेक ए बजटरी लेसन फ्रॉम इट। यस, बजटरी लेसन आप ले सकते हो। बजट हमारा और चाइना का कितना, डिफेंस बजट की बात हो रही है, कितना उसमें अंतर है, तो एक बहुत बड़ा अंतर है। और इस बजट को और ज्यादा इम्बैलेंस करने के लिए, बिगाड़ने के लिए चाइना ने रिसेंटली ऑफर कर दिया पाकिस्तान को कि चलिए हम आपको फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स देंगे। इससे होगा क्या कि इंडिया को भी एक अचानक से दिमाग में ये आएगा कि हमको भी चाहिए भाई। और रसिया यहाँ पे तैयार बैठा ही है। अब आप सोच के देखिए, आई थिंक मुझे लगता है कि रसिया एंड चाइना की ये मिली भगत हो सकती है कि हम इधर से पाकिस्तान को ऑफर करेंगे, हम इंडिया को ऑफर करेंगे, और दोनों यहाँ पे भारी भरकम पैसा कमाएंगे। क्योंकि 2 बिल्लियों को लड़ाना आसान है और रोटी तीसरी बिल्ली खा जाती है। एंड सो इसीलिए आई थिंक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा। हमें सारे रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ेंगे कि हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं इस बदलते हुए डायनामिक्स को, इस रीजनल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस टाइप चीज को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। दूसरा, हमने एक इसी सेशन के दौरान ये बात की कि इंडिया आज के समय 2
अनोदर प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इंडियन एयरफोर्स बैटल्स प्रॉब्लम्स ऑन लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी फ्रंट। सो टेक्नोलॉजी फ्रंट पे हमने बात कर ली है कि इंडिया के पास एडवांस्ड स्टिल्थ फाइटर जेट या स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लेस एयरक्राफ्ट्स नहीं है। तो दूसरा, लॉजिस्टिक्स की भी हमारे पास में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम क्या है वो हम समझते हैं कि देखिए, इंडियन एयरक्राफ्ट की हम बात करें या इंडियन एयरफोर्स की बात करें, with aircraft of every conceivable operational role at its disposal, वो इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज एंड प्रिपेयर्डनेस, कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड प्रिपेयर्डनेस को रोबस्ट करता है। तो ये हमारे पास एक एडवांटेज है, बट इस एडवांटेज के साथ साथ एक डिसएडवांटेज भी है, दैट इज अमंग द ऑफ एयरफोर्स बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स, नाइटमेयर ऑफ द लॉजिस्टिक काइंड। मिलिट्री एयरक्राफ्ट जितने अधिक वैरायटी के हमारे पास में होंगे, हमें रिक्वायर होगी उतनी ही स्पेशल केयर ड्यूरिंग द मेंटेनेंस। इसके लिए एक स्पेशल केयर वी नीड, एवरीथिंग हैज टू बी मेड स्पेसिफिकेशंस एंड फिट परफेक्टली। बट इंडियन एयरफोर्स के पास प्रॉब्लम ये है कि इंडियन एयरफोर्स बेसेस यूजुअली हाउस ए मिक्स ऑफ फाइटर स्क्वाड्रंस विद मोर देन वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। हमारे पास एक से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं जिनकी वैरायटी अलग अलग होती है, एंड ईच एयरक्राफ्ट टाइप हैज टू बी बैकअप by an entire line of sports staff and personnel and specific machinery। इसके अलावा टूल्स एंड बैकअप सिस्टम हमारे पास होना चाहिए। तो एक वाइड रेंज है हमारे पास एयरक्राफ्ट्स की जो डिफरेंट ओरिजिन्स के हैं। हमने रसिया से खरीदे, हमने फ्रांस से खरीदे, हमारे पास इंडिजीनियस हैं, हमने अमेरिका से खरीदे। तो उनके लिए अलग से मेंटेनेंस हमको आवश्यकता होती है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उनके मेंटेनेंस में। सो इट रिजल्टिंग in high cost as well as a low survivability and accountability and availability of the aircrafts। so इसी वजह से जो ओल्ड होस्ट के जो एजिंग सोवियत यूनियन एरा के फाइटर जेट्स थे जिनको हमने रिटायर कर दिया, जिनको डीकमीशन किया जा चुका है, लेकिन अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, सर्वेबिलिटी कम होने की वजह से एंड कॉस्ट अधिक होने की वजह से हम लोग नए एयरक्राफ्ट को इंडेक्ट नहीं कर पाए। सो लॉजिस्टिक एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने है। उतना मेंटेनेंस का एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो फॉलो किया जाता है वो हमारे पास नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि एयरक्राफ्ट ऑफ द डिफरेंट ओरिजिन्स हैव आल्सो लेड टू एन इंक्रीज डिपेंडेंसी ऑन अनदर कंट्रीज फॉर द पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। एग्जांपल के तौर पे हमने यूक्रेनियन इंजन के लिए रिसेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन में विजिट किए थे। हमारे फ्यूरियस जियोपॉलिटिक्स, काफी सारे देश नाराज हुए, काफी सारे देश खुश हुए, बहुत सारी अधिक इश्यूज को हमने बैलेंस करके हम लोग चले। सो इंडिया आज के समय इंडिजिनाइजेशन पर काम कर रहा है। हमारे जो इफोर्ट्स हैं समवॉट ईज्ड दिस डिपेंडेंसी, but in the most cases the reliance on components from the abroad continue in the absence of complete transfer of technology। कोई भी देश हमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता है, जिसकी वजह से ये जो डिपेंडेंसी है ये कंटिन्यू रहेगी और हम लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम भी फेस करते ही रहेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए एक इंडिजिनाइजेशन प्रोसेस, कंप्लीटली इंडिजिनाइजेशन होना चाहिए हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स का, डिफेंस प्रोक्योरमेंट का। तो हाँ, हम काम कर रहे हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर जो कि 5th जनरेशन का होने वाला है। अब कई बार हमने 5th जनरेशन 4th जनरेशन के बारे में बात की है, तो इसमें बेसिक जो डिफरेंस है वो आप समझने की कोशिश कीजिए। एक 4th जनरेशन या 4.5 5th जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट रहने वाला है उसमें बेसिकली फोकस किया जाता है ऑन मैन्यूवरेबिलिटी एंड क्लोज रेंज डॉग फाइटिंग्स विद लेस एम्फेसाइजेस ऑन स्टिल्थ। सो स्टिल्थ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो या जिसके माध्यम से हमें रेडार को चकमा दे सकते हैं। दुश्मन देश के रेडार को चकमा देने के लिए स्टिल्थ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि 4 या 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स में नहीं होती है। 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट पे बेसिकली फोकस किया जाता है स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पे, एंड इट इज द की डिस्टिंक्शन
लाइज इन द एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ऑफ द फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो अलाउ करेगी इट टू इवेड डिटेक्शन मच मोर इफेक्टिवली। दूसरी अगर फीचर्स की बात करें तो इसमें सुपीरियर सिचुएशनल अवेयरनेस, सुपीरियर एंड सुपर क्रूज एबिलिटी एंड हाई इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स भी होता है। लेकिन मैन जो डिफरेंस है वो स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का ही होता है, दुश्मन देश के रडार को चकमा देना। अब आप समझिए कि अगर ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास आ जाती है, एक स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, वो इंडिया पर कभी भी हमला कर सकते हैं, कभी भी इंडिया में आके एयर स्ट्राइक करके चले जाएंगे, और इंडियन डिफेंस सिस्टम को, एयर डिफेंस सिस्टम को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग उसको कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। जैसा आप बालाकोट एयर स्ट्राइक में हमने किया था, पाकिस्तान के पास इवन है नहीं कोई भी किसी भी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम, होगा तो इतना बेहतर नहीं है, इसीलिए हम लोग पाकिस्तान में घुसे, अंदर जाके एयर स्ट्राइक करके वापस आ गए। सो ऐसे सिनेरियो में वी अर्जेंट नीड इट। एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या ये वास्तव में चाइना एंड रसिया की कोई एक मिलकर चाल हो सकती है, कि चलिए आप पाकिस्तान से कमाइए और हम इंडिया से कमाएंगे, आप उनको ये बेचिए, हम उनको सुखोई SU-57 बेच देंगे। या फिर इकोनॉमी की हालत खराब होने की वजह से पाकिस्तान ऐसे डील को फाइनलाइज न कर पाए, हो सकता है कुछ ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि ये डील कभी फाइनलाइज ही न हो, तो इंडिया के लिए एक राहत भरी खबर होगी अगर ऐसा होता है तो। खैर फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड हाँ, यदि आप चैनल पे गाइज नए आए हो तो एक सब्सक्राइब भी करके जाना है। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट ये आई थिंक इंफॉर्मेटिव है, आप इसको शेयर कर सकते हो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी है तो लाइक भी करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।